ये इंग्लैंड की लॉन्गेस्ट सर्विंग क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ टू, मगर ओरिजिनली ये जर्मनी से थी क्योंकि 1500 साल पहले जर्मनी से एक ट्राइब माइग्रेट होकर इस आइलैंड पर आती है जिनका नाम था एंगल्स और इस धरती को नाम देती है एंगल लैंड जो बाद में बन जाता है इंग्लैंड। सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, फ्रांस, बेल्जियम, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, नीदरलैंड, स्पेन, पोर्चुगल, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, बेसिकली 70% यूरोप को जर्मन ट्राइब्स ने बसाया है। इन ट्राइब्स को बोला जाता है बेसिकली जर्मैनिक ट्राइब्स और ये ट्राइब्स भले ही छोटे छोटे क्लैंस थे मगर रोमन एम्पायर जैसा शक्तिशाली फोर्स भी जर्मन ट्राइब्स पर पूरी तरह कब्जा नहीं जमा पाया था। उल्टा रोमन एम्पायर को खत्म करके रोम की गद्दी पर एक जर्मन ट्राइबल लीडर बैठ गया जिसका नाम था ओडोएसर। आप सबने रोमन एम्पायर, ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां, हमने भी वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में इनको कवर किया है, मगर बहुत कम लोगों ने जर्मैनिक ट्राइब्स को डिस्कस किया है। इन जर्मैनिक ट्राइब्स से पूरे यूरोप की हिस्ट्री कनेक्टेड है, पूरे यूरोप का ओरिजिन ये जर्मैनिक ट्राइब्स ही हैं। तो इनके बारे में बात करना मैंडेटरी हो जाता है, इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के एपिसोड 15 में हम बात करेंगे इन्हीं जर्मैनिक ट्राइब्स की। आगे बढ़ने से पहले एक काम की बात, अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड, रिलेटिव किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम हो जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक के एग्जाम्स, चाहे वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स हो जैसे आईआईटी जेईई का, नीट का, क्लैट का, या फिर वो कॉलेज स्कूल के रेगुलर एग्जाम्स हों, टेस्ट हों, तो आपको ज़रूर अटेंड करनी चाहिए मेरी 2 घंटे की एक लाइव मास्टर क्लास सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे टफ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स क्रैक किए हैं जैसे कि यूपीएससी का, आईआईटी जेईई का, गेट का, और इनको देखकर मैंने ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं। स्टडी के मेथड्स, एग्जाम पेपर को एनालाइज करना, सिलेबस को क्रैक करना, रिवीजन करना, सारे एक्सपीरियंसेस बॉइल डाउन करके 2 घंटे की एक लाइव क्लास में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा जिससे एग्जाम की प्रिपरेशन करने में, उसको क्रैक करने में, उसको स्ट्रेटेजाइज करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड नो डाउट कई सारे लोगों का इससे एग्जाम में स्कोर इंप्रूव हुआ। पिन कमेंट में मैंने रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया है, सीट्स लिमिटेड हैं, जूम पर लाइव मास्टर क्लास होगी, जल्दी रजिस्टर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईयर 9 AD में रोम ने ट्यूटोबर्ग नाम के जर्मन फॉरेस्ट के अंदर 20,000 सोल्जर्स की 3 लीजेंस को भेजा था और ये रोम का अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री डिजास्टर था क्योंकि उन तीनों लीजेंस के 20,000 सोल्जर्स में से एक भी जिंदा बचकर वापस नहीं आया क्योंकि उन फॉरेस्ट में ऐसी ट्राइब्स रहा करती थी जिन्होंने उन पर अटैक किया, जिन्होंने कोई बड़ा एम्पायर नहीं बनाया, कोई बड़े फोर्ट्स नहीं बनाए, बड़े किले नहीं बनाए, मगर उन्होंने एक टेक्निक बहुत तरीके से सीखी थी, वो था लड़ाई लड़ना। उन्होंने रोम के प्राइड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। रोम जैसा शक्तिशाली एम्पायर जो किसी भी स्टेट के सामने नहीं झुका, लगातार अपनी सीमा एक्सपैंड करता गया, वो इन छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स के सामने घुटने टेक देता है और फिर कभी इस इंसिडेंट के बाद में उसने मुड़कर जर्मनी की तरफ नहीं देखा और अपने खात्मे तक भी रोम कभी जर्मनी पर कब्जा नहीं कर पाया। रोमन एम्पायर के नॉर्थ में डैन्यूब रिवर के ऊपर जो एरिया था उसे रोमन लोग जर्मेनिया नाम से पुकारते थे और इसी जर्मेनिया नाम की लैंड पर जो छोटे छोटे ट्राइब्स रहती थी उन्हें जर्मैनिक ट्राइब्स बोला जाता था। इनफैक्ट रोमन लैंग्वेज में वर्ड बारबेरियन इन्हीं जर्मैनिक ट्राइब्स को डिफाइन करने के लिए यूज किया गया था। हिस्ट्री में जब भी इनका डिस्कशन होता है तो इनको रोमन एम्पायर के साथ ही डिस्कस किया जाता है क्योंकि इनका बेसिक रिलेशन रोमन एम्पायर के साथ ही था। ये उन्हीं के साथ ट्रेड करते थे, उन्हीं के साथ मिक्सअप होते थे, उन्हीं की टेरिटरी पर कब्जा करते थे और उन्हीं के साथ लड़ाइयां भी लड़ते थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ट्राइब्स यूरोप की ज्यादातर सभ्यताओं के एंसेस्टर्स भी थे जैसे कि डच, फ्रेंच, स्विस, ऑस्ट्रियंस, नॉर्वेजियंस, डेनिश पीपल, ब्रिटिश पीपल एंड ऑफ कोर्स जर्मन पीपल। अब क्योंकि ये आर्ट, कल्चर, एजुकेशन पर इतना फोकस नहीं करते थे इसलिए इन्होंने अपनी हिस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं था। इसीलिए इनके बारे में डिटेल में पता चलता है रोमन हिस्टोरियन टैसिटस की बुक से जिन्होंने 98 AD में जर्मेनिया पर किताब लिखी। ये मैप देखिए, आज की डेट में जहां फ्रांस है उस एरिया को पहले गॉल बोला जाता था। गॉल के ईस्ट में एक नदी थी राइन रिवर। ये राइन रिवर जर्मनी और गॉल को सेपरेट करती थी। इस राइन रिवर के ईस्ट में नीचे एक और रिवर थी डैन्यूब रिवर। डैन्यूब रिवर के नॉर्थ में जो लैंड थी उस लैंड को जर्मेनिया बोला जाता था। टैसिटस आगे ये भी लिखते हैं कि ये जर्मेनिक ट्राइब्स यहाँ के नेटिव थे क्योंकि जर्मनी का टेरेन इतना टफ है, विंटर्स इतनी हार्श हैं और फर्टाइल लैंड इतनी कम है कि कौन सी ही बेवकूफ ट्राइब एशिया, अफ्रीका या फिर पर्शिया से माइग्रेट होकर यहाँ जर्मेनिया में आके बसी होगी। और इनका अनुमान सही भी था। पिछले 3000 साल से ये ट्राइब्स जर्मेनिया में ही रह रही थी, मगर ये पूरी तरह से भी सही नहीं थे क्योंकि इनके असली ओरिजिन का पता लैंग्वेज की स्टडी से चलता है जो ये कहती हैं कि जर्मन लैंग्वेज
बाकी की यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, पर्शियन लैंग्वेज और नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस का एक कॉमन एंसेस्टर था। इसलिए हम ऑब्जर्व करते हैं कि संस्कृत, जर्मन, इंग्लिश, पर्शियन, इन सब लैंग्वेजेस में कई सारे वर्ड्स कॉमन हैं। इन लैंग्वेजेस को इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली भी बोला जाता है, जिनके बारे में डिटेल में हमने वैदिक एज वाले वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज एपिसोड में देखा था। स्टडीज बताती हैं कि प्रेजेंट डे यूक्रेन, जहां पर पॉन्टिक स्टेपीज हैं, यहां पर 6000 BC में एक ट्राइब रहा करती थी जिसका नाम था यामनाया ट्राइब। और ये यामनाया ट्राइब ने सबसे पहले हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट करना चालू किया, पहले तो खाने के लिए और उसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए। और जैसे ही इन्होंने घोड़ों का यूज़ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करना स्टार्ट किया, तब से इनकी लॉटरी खुल गई, क्योंकि ये दूर दूर तक माइग्रेट करने लगे। ये माइग्रेट हुए वेस्टर्न यूरोप, इटली, पर्शिया, नॉर्दर्न इंडिया में भी। और साथ में इनकी लैंग्वेज ने लोकल लैंग्वेजेस के साथ मिक्सअप होकर अलग अलग लैंग्वेजेस बनाई, जिनका आपस में कनेक्शन मिलता है। अब पॉसिबल ये भी है कि यामनाया ट्राइब का ही आर्यंस के साथ कनेक्शन हो, जो माइग्रेट होकर इंडिया आए थे। आर्यन माइग्रेशन थ्योरी भी आपको वैदिक एज वाले एपिसोड में मिल जाएगी, जो इस वीडियो के बाद में मैं डाल दूंगा। फिलहाल हम जर्मैनिक ट्राइब्स की ही बात करते हैं। इनकी लाइफस्टाइल बड़ी सिंपल थी। छोटे छोटे विलेजेस हुआ करते थे जिसमें कैटल हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, एक शांत सिंपल जीवन जीते थे। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की कमी नहीं हुआ करती थी, तो शिकार एक मेन ऑक्यूपेशन होता था। इनका कोई मेन किंगडम नहीं बना, मगर छोटी छोटी ट्राइब्स के आपस में काफी कल्चरल सिमिलैरिटीज हुआ करती थी। जर्मेनिया का पॉलिटिकल मैप बनता और बिगड़ता रहता था, क्योंकि कई सारी छोटी छोटी ट्राइब्स मिलकर बड़ी ट्राइब बनती। बड़ी ट्राइब या तो छोटी ट्राइब को कॉन्कर करती या फिर से छोटी छोटी अलग अलग ट्राइब्स में बिखर जाती। तो ये पॉलिटिकल मैप बनता बिगड़ता रहता था। ओवरऑल सभी ट्राइब्स प्राइमरीली वॉरियर्स थे, खूब जंग लड़ते थे। अब वैसे तो इन ट्राइब्स में जो किंगशिप थी वो फैमिलीज में पास ऑन होती थी, मगर फिर भी जो एक्सेप्शनली गुड वॉरियर्स होते थे वो किंग्स को चैलेंज करके उनकी गद्दी पर भी बैठ जाया करते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि अगर ऐसा किंग जो हमें जंग में जीत नहीं दिला सकता खुद लड़के, तो वो किंग होने लायक नहीं है। और ट्राइब्स को लीड करने की एक मेन क्वालिटी थी जंग में अच्छा होना। रोमन हिस्टोरियन टैसिटस ने यह भी लिखा है कि इनके पास ज्यादा घोड़े नहीं थे जंग लड़ने के लिए, इनके पास अच्छे वेपन्स नहीं थे, आर्मर्स नहीं थे। ये सिर्फ नॉर्मल वेशभूषा में, नॉर्मल कपड़ों में, भाले की सहायता से पैदल सेना से युद्ध लड़ते थे। रोम की ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री, जिसके अंदर कैवलरी थी, इन्फेंट्री थी, अलग अलग ब्रिगेड्स थी, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, आर्मर्स थे, वो इन सब के सामने फीकी पड़ जाती थी, क्योंकि जर्मन्स के पास में एक एबिलिटी थी जो रोमन्स के पास नहीं थी, वो था करेज। इसका रीजन था कि इन ट्राइबल कल्चर में गद्दारी या फिर डरपोक होना बर्दाश्त नहीं किया जाता था। जो सिपाही युद्ध का मैदान छोड़कर डर के भाग जाता था, उसको या तो ये फांसी से लटका देते थे या फिर जमीन में गाड़ देते। ये लोग ट्रू सेंस में बारबेरिक थे, मगर इसके बावजूद ये लोग कॉन्फ्रेंसेस में, पीस टॉक्स में बिलीव किया करते थे। टैसिटस बताते हैं कि रात के अंधेरे के अंदर सारे ट्राइबल किंग्स एक साथ इकट्ठे हुआ करते थे और आपस में मंत्रणा करते थे, कई सारे डिस्प्यूट सॉल्व करते थे, लैंड बॉर्डर्स के इश्यू रिजॉल्व करते थे, रिसोर्सेज का बंटवारा करते थे और अपने कॉमन एनिमी यानी रोमन्स के खिलाफ स्ट्रेटेजाइज करके एकजुट भी होते थे। इनके कल्चर में रिलीजन का भी रोल था, रिलीजन का भी डेवलपमेंट हुआ और इनके जो गॉड्स थे वो इनके 800 साल बाद में जो वाइकिंग्स आए थे नॉर्स रीजन में, उनके गॉड से मिलते थे, यानी कि ये नॉर्स माइथोलॉजी से मिलते थे। नॉर्स माइथोलॉजी जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ओडिन, थोर, लोकी, ये जो मार्वल्स के अंदर आप गॉड सुनते हैं, ये सारे नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड्स, जो प्राइमरीली डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे वाली ट्राइब्स बिलीव किया करती। इनके ऑपोजिट ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी काफी डेवलप्ड थी और इनके गॉड्स थे हरक्यूलिस, ज्यूस, मार्स, जुपिटर एक्सेट्रा। कहा जाता है कि जो रोमन माइथोलॉजी के गॉड्स थे उन्हीं का ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन जर्मन्स ने अपनी माइथोलॉजी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया था। अब रोमन्स और जर्मैनिक ट्राइब्स में गॉड्स के अलावा एक और चीज कॉमन थी, द डिजायर टू कैप्चर न्यू टेरिटरी, और इसका रिजल्ट था सेंचुरीज लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स और फियर्स वॉर्स। अराउंड 100 BC तक रोमन एम्पायर और जर्मेनिया के बॉर्डर्स आपस में टच नहीं करते थे। 118 BC में रोमन्स ने अपने नॉर्थ की तरफ एक्सपांशन करते हुए नॉरिकम नाम की टेरिटरी को कैप्चर करना स्टार्ट किया। मीनवाइल सीवियर विंटर्स और स्टॉर्म्स के कारण कई सारी जर्मन ट्राइबल अपनी फैमिलीज के साथ में माइग्रेट होकर साउथ की तरफ आने लगे, इसी नॉरिकम रीजन में। यहाँ पर रोमन्स के साथ में इनका पहला क्लैश हुआ एक वॉर के फॉर्म में। अब हालांकि इस वॉर में रोमन्स जीत गए विद अ लॉस ऑफ 10,000 सोल्जर्स, मगर उनको ये समझ में आ गया कि ये जो अनडिस्कवर्ड लैंड हमारे नॉर्थ में है, यहाँ पर एक बहुत ही भयानक, बहुत ही फियर्स एनिमी हमारा इंतजार कर रहा है। इन दो सिविलाइजेशंस के बीच में अगला क्लैश हुआ 60 BC में, जब एक जर्मन ट्राइब स्वेबी के किंग आरियोविस्टस राइन रिवर को पार करके वेस्ट में गॉल की तरफ आते हैं। गॉल यानी प्रेजेंट डे फ्रांस। अब इस गॉल में रहा करती थी सेल्टिक ट्राइब्स, जिनका किसी और ट्राइब के साथ में कोई लफड़ा चल रहा था। तो इन्होंने अपने मित्र स्वेबी ट्राइब, जो एक जर्मन ट्राइब थी, उनके किंग आरियोविस्टस को अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया।
आर्योविस्टस जब गॉल आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ की लैंड तो बहुत फर्टाइल है, वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ पर तो बसा जा सकता है। तो उन्होंने सेल्ट्स की मदद करने की बजाय खुद ही गॉल की टेरिटरी को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको ये लालच था कि ये लैंड हमारी ट्राइब के लिए अच्छी है। मीनवाइल रोम के फेमस किंग जूलियस सीजर, जिनकी कहानी हमने रोमन एम्पायर वाले एपिसोड में सुनी थी, वो गॉल पर अटैक करने के लिए आते हैं और वहाँ एक्सपांशन कर रहे होते हैं। और यहाँ पर रोमन सेना और जर्मेनिक ट्राइब का क्लैश होता है 58 बीसी में, जिसे बोला जाता है बैटल ऑफ वोजस। अब जूलियस सीजर इसमें फिर विक्टोरियस हुए। उन्होंने धीरे धीरे पूरे गॉल पर कब्जा कर लिया और जर्मेनिक ट्राइब्स को राइन रिवर के ईस्ट में फिर से भगा दिया और रोमन एम्पायर और जर्मेनिया के बीच का डी फैक्टो बॉर्डर बन गया ये राइन रिवर, जो एक वर्टिकल लाइन थी। सीजर के बाद आए रोमन एम्परर ऑगस्टस, जिन्होंने रोमन एम्पायर का एक्सपांशन नॉर्थ में डैन्यूब रिवर तक कर दिया था। अब जर्मेनिया का बॉर्डर वेस्ट में राइन रिवर से लॉक्ड हो गया था और साउथ में डैन्यूब रिवर से लॉक्ड हो गया था। अब जब जर्मेनिया के चारों तरफ रोमन एम्पायर का एक्सपांशन हो गया तो रोम और जर्मेनिया में क्लैशेस बढ़ने लगे। 16 बीसी में ऑगस्टस के स्टेपसन्स टाइबेरियस और ड्रूसस ने गॉल से राइन रिवर के ईस्ट में घुसना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने एक एक जर्मन ट्राइब को कैप्चर करते करते 10 साल के कैंपेन में एक बार के लिए पूरी की पूरी जर्मेनिया को कब्जा लिया। मगर ये कब्जा सिर्फ 15 साल तक चला। 9 एडी में ट्यूटोबर्ग फॉरेस्ट नाम की एक जगह है जर्मनी में, वहां पर एक जर्मन ट्राइब चेरूसी के प्रिंस आर्मीनियस ने एम्बुश अटैक्स चालू किए रोमन एम्पायर की सेना पर और इनके 3 लीजेंस, जिसमें टोटल 20,000 सोल्जर्स थे, उन पर इतने अटैक्स किए कि उनमें से एक भी जिंदा नहीं बच पाया। आर्मीनियस बेसिकली रोमन एम्पायर के अंदर ही एक सोल्जर थे, उनको रोमन सिटीजनशिप भी मिल चुकी और इसीलिए वो रोमन मिलिट्री की सारी टैक्टिक्स जानते थे। ओरिजिनली वो थे एक जर्मन ट्राइबल लीडर और इसी इनसाइडर नॉलेज का उन्हें फायदा मिला। उन्होंने रोम की सारी स्ट्रेटेजी को नष्ट किया और ये डिफीट इतनी स्ट्रांग थी, इतनी फियर्स डिफीट थी कि रोमन एम्पायर तुरंत जर्मेनिया को खाली करके लौट गया और फिर कभी हिस्ट्री में उन्होंने मुड़कर जर्मेनिया की तरफ नहीं देखा। यूरोपियन हिस्ट्री में बैटल ऑफ ट्यूटोबर्ग एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। इस इंसिडेंट के बाद में अगले 200 सालों तक रोम और जर्मेनिया के बीच में शांति बनी रही और इनके बीच में वॉर्स की जगह अब ट्रेड होने लगा, जिसका एविडेंस है हजारों रोमन आर्टिफैक्ट्स, पॉटरी, ज्वेलरी एक्सेट्रा जो नॉर्दर्न जर्मनी में, सदर्न डेनमार्क में पाए गए हैं। ये पूरी शांति भंग हुई 166 एडी में, जब मैक्रोमैनी नाम का ट्राइबल लीडर बहुत सारी ट्राइब्स को एकजुट करके बढ़ता है साउथ में रोमन एम्पायर की तरफ और रोम के उस समय के एम्परर मार्कस ऑरेलियस 14 साल तक मार्कोमैनी की ट्राइब्स से लड़ते हैं। इस वॉर को बोला जाता है मार्कोमैनिक वॉर। अगर आप सब में से किसी ने ग्लैडिएटर मूवी देखी है तो उसका जो पहला फाइट सीन था वो इसी मार्कोमैनिक वॉर पर था, जिसमें जर्मन ट्राइब्स के साथ में रोमन सेना लड़ रही थी। मगर अब सोचने की बात यह है कि कुछ तो रीजन रहा होगा मार्कोमैनी के पास में, जो इतनी सारी जर्मन ट्राइब्स एक साथ रोमन एम्पायर की तरफ मार्च कर रही हैं अच्छी खासी शांति को छोड़कर। रीजन था एक और फियर्स एनिमी जो उन पर अटैक कर रहा था, उनको बेसिकली खदेड़ रहा था और साउथ की तरफ माइग्रेट करने के लिए मजबूर कर रहा था, जो ईस्टर्न साइड से माइग्रेट होकर आया था और जिनका नाम था गॉथ्स और फ्रैंक्स, जो कि और 2 जर्मैनिक ट्राइब्स थी। 2nd और 3rd सेंचुरी के बीच में गॉथिक ट्राइब्स स्कैंडिनेविया वाले रीजन से माइग्रेट होकर आते हैं ईस्ट साइड से जर्मनी में। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, विसिगॉथ्स यानी कि वेस्टर्न गॉथ्स और ऑस्ट्रोगॉथ्स यानी कि ईस्टर्न गॉथ्स। इन ट्राइब्स ने यूक्रेन और रोमेनिया के अंदर एक बहुत ही पावरफुल किंगडम एस्टेब्लिश किया और फिर ये रोमन एम्पायर की तरफ भी बढ़े। मिड 3rd सेंचुरी में ये डैन्यूब रिवर क्रॉस करके साउथ की तरफ रोमन एम्पायर की कई सारी सिटीज को डिस्ट्रॉय करते हुए ब्लैक सी तक चले गए। 251 एडी में गॉथ्स और रोमन्स के बीच में होती है बैटल ऑफ एब्रिटस, जिसमें रोम के एम्परर डीसियस मारे जाते हैं और ये पहला इंस्टेंस था जिसके अंदर किसी वॉर में रोम का एम्परर मारा गया हो और इन्हीं के कारण रोमन एम्पायर एक परमानेंट क्राइसिस में चला गया था। इस कारण कई और जर्मेनिक ट्राइब्स में साहस आया और वो भी और स्ट्रांग बनकर रोमन एम्पायर पर अटैक करने लगे। अलेमानी नाम की एक ट्राइब थी जो गॉल से एंटर करती है और कई सारी सिटीज पर कैप्चर करते करते इटली के बॉर्डर तक पहुंच जाती है। यहाँ रोम के एम्परर गैलियनस ने उनको फाइट करके वापस भगाया। एक और ट्राइब थी फ्रैंक्स, जो पहले राइन रिवर को पार करके गॉल में गए, वहां से इंग्लिश चैनल को पार करते हुए कई सारी आइलैंड्स को कैप्चर किया जो रोमन एम्पायर के अंडर थी। इन्होंने स्पेन की कई सिटीज को कैप्चर कर लिया रोमन एम्पायर से। मगर रोमन एम्पायर के लिए डिस्ट्रक्टिव पीरियड तब आया जब सेंट्रल एशिया से एक ट्राइब माइग्रेट होकर यूरोप में आती है, जिनका नाम था हुन्स। अराउंड द ईयर 300 में हुन्स नाम की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्राइब माइग्रेट होकर जर्मेनिया में घुसती है, जिससे सारी की सारी ट्राइब्स में अफरा तफरी मच जाती है और सारी की सारी ट्राइब्स भागकर रोमन एम्पायर की तरफ जाती हैं अपने लिए शेल्टर मांगने के लिए।
ईयर 376 एडी में विसिगॉथ्स ने डैन्यूब रिवर क्रॉस करके रोमन एम्पायर से शेल्टर मांगा। रोम ने उनको अपने अंडर अलाउ तो कर दिया, मगर उनको बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया, उनको रिसोर्सेज नहीं दिए, उनको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं दी। इस कारण विसिगॉथ्स ने उन्हीं पर अटैक कर दिया, रेबेल कर दिया। इनके बीच में ईयर 378 एडी में होती है बैटल ऑफ एड्रियानोपल। इस बैटल में रोम की 2/3 आर्मी खत्म हो गई थी। रोमन एम्परर वैलेंस की डेथ हुई और इस फियर्स बैटल के आउटकम से ये क्लियर हो गया कि जर्मेनिक ट्राइब्स अब सिर्फ ट्राइब्स नहीं थी, वो इक्वल एनिमीज, इक्वल किंगडम बन चुका था। एक और जर्मन ट्राइब वैंडल्स स्पेन के थ्रू नॉर्दर्न अफ्रीका में घुस जाते हैं, जहां पर भी रोमन एम्पायर का रूल हुआ करता था। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पर वैंडल्स के बारे में बताता हूँ कि ईयर 455 एडी में वो लोग रोम के अंदर घुस जाते हैं। रोम के अंदर वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, हर एक घर में लूटपाट मचाते हैं। इसीलिए वैंडल्स के नाम पे इंग्लिश डिक्शनरी में एक वर्ड बन गया है वैंडलिज्म, जिसका मतलब है डिस्ट्रॉय करना। सब इन वैंडल्स ने रोम के हाथ से नॉर्दर्न अफ्रीका भी छीन लिया। अब मीनवाइल 3 जर्मेनिक ट्राइब्स एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन के आइलैंड पर लैंड करते हैं। यहाँ पर भी पहले रोमन एम्पायर का कब्जा हुआ करता था, मगर 5th सेंचुरी में जब रोमन एम्पायर रिट्रीट करता है तो ये ट्राइब्स वहां पर कब्जा जमा लेती है। ओवर द टाइम मिलके इनका एक किंगडम बन जाता है जिसे बोला जाता है एंगल लैंड या फिर इंग्लैंड। एक जर्मन ट्राइब बर्गंडियंस निकलकर बाहर आती है और वो प्रेजेंट डे स्विट्जरलैंड के अंदर अपना कब्जा जमा लेती है। उसे बोला गया था किंगडम ऑफ बर्गंडी। फ्रैंक्स नाम की जर्मेनिक ट्राइब पूरे गॉल पर कब्जा जमा लेती है और अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेती है और बनाती है फ्रांस। और फाइनली 476 एडी में ओडोएसर नाम का एक जर्मेनिक ट्राइबल लीडर जो 4-5 ट्राइब्स को इकट्ठा करके रोमन एम्पायर के हार्ट रोम पर अटैक करता है। उस समय रोम के एम्परर थे रोमुलस अगस्टस। क्योंकि ओडोएसर इनको हरा देते हैं और फाइनली ऑफिशियली वो वेस्टर्न रोमन एम्पायर को पूरी तरह से खत्म करके किंगडम ऑफ इटली एस्टेब्लिश करते हैं और ओडोएसर किंगडम ऑफ इटली के पहले किंग बन जाते हैं। अब वेस्टर्न रोमन एम्पायर के डिस्ट्रॉय होने की पूरी कहानी हमने रोमन एम्पायर वाले एपिसोड में नहीं सुनी थी, यहाँ सुनी है। मगर सच पूछें तो जर्मेनिक ट्राइब्स ने यूरोप को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उन्होंने इसको रीबिल्ड किया नेशन बाय नेशन। जो लोग किसी समय बारबेरियंस कहे जाते थे वो लोग आज सभ्यता के सबसे बड़े पैमाने हैं। ये सारे के सारे किंगडम्स जो इन्होंने बनाए थे, इन्होंने रोमन कल्चर को और जर्मेनिक ट्राइबल ट्रेडिशंस को एक साथ इंटरमिक्स किया और मिडिवल यूरोप की स्थापना की। इन्होंने रोमन लॉज को प्रिजर्व किया, सिटीज़ को रीबिल्ड किया, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए और उसके बाद में यूरोप में अलग अलग लैंग्वेजेस और कल्चर्स डेवलप किए। जैसे कि इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हुई, फ्रांस में फ्रेंच डेवलप हुई, इटली में इटालियन लैंग्वेज डेवलप हुई। तो ये कहानी थी जर्मेनिक ट्राइब्स की। अगर आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ जाकर जरूर रजिस्टर कीजिए। रोमन एम्पायर वाले एपिसोड को आप यहाँ जाकर देख सकते हैं, पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं चलता हूँ अगली वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।